नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन अपडेट की शुरुआत करेंगे आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, जहां अमेरिका ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने तुरंत पलटवार किया। वहीं महाराष्ट्र में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत का संविधान हर धर्म और समाज को समान अधिकार देता है और हिजाब पहनने वाली बेटी भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकती है। इसी के साथ राज्य में 2021 के ULC घोटाले में फडणवीस और शिंदे को फंसाने की साजिश उजागर हुई है। और बताते चलेंगे आपको कि दिल्ली में पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम शुरू हो रहा है ताकि पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता सुधारी जा सके। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी, नहीं तो रूस चीन यहां काबिज हो जाएंगे। हम अपने पड़ोस में इन देशों को नहीं चाहते। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी किडनैप करे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल हो, इजरायली PM फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन। भारत में अफगानिस्तान के राजनायक होंगे नूर अहमद नूर, तालिबान शासन में पहली बार हुई नई नियुक्ति। एक रिपोर्ट में हुआ दावा, वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले, रिलायंस भी खरीद सकती है तेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर का करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग। और अब खबरें विस्तार से। JDU के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता हैं और गरीबों, किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न हमेशा मरणोपरांत ही नहीं दिया जाता, कई नेताओं को जीवित रहते हुए ये सम्मान मिल चुका है। JDU के वरिष्ठ नेता KC त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। KC त्यागी का कहना है कि नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने गरीबों, किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए लंबे समय तक काम किया है। उन्होंने लिखा कि जब चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो फिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं। त्यागी ने यह भी कहा कि भारत रत्न हमेशा मरणोपरांत ही नहीं दिया जाता। इससे पहले कई नेताओं को जीवित रहते हुए भी ये सम्मान मिल चुका है, इसीलिए नीतीश कुमार को ये सम्मान देना पूरी तरह सही होगा। चिट्ठी में KC त्यागी ने लिखा कि 30 मार्च 2024 का दिन देश के लिए खास था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पुरखों को भारत रत्न देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों को इतिहास लंबे समय तक याद रखता है। इसी उम्मीद के साथ करोड़ों लोगों की ओर से ये अपील की जा रही है कि नीतीश कुमार को भी भारत रत्न से नवाजा जाए। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर गांव में हुआ। उन्होंने पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राजनीति में उनकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई। वो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े और बाद में JP आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। 1985 में वो पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल के महासचिव बने और सांसद भी चुने गए। साल 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उस वक्त उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। KC त्यागी भले ही आजकल JDU में साइडलाइन मानी जा रही हों, लेकिन उनकी ये मांग एक बार फिर से देश की राजनीति में भारत रत्न और नीतीश कुमार को लेकर नई बहस छेड़ रही है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपील पर क्या फैसला लेते हैं। दुनिया की कूटनीति में फिर से हलचल है और वजह है अमेरिका की भारत पर 500% टैरिफ की धमकी। एक ओर देखिए, अमेरिका भारत को अपना करीबी दोस्त बताता रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जो दबाव बनाने जैसे लगते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है, धमकी के आगे झुकना सवाल ही नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जिस बिल की बात हो रही है वो अभी सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है। भारत को इसकी पूरी जानकारी है और सरकार इससे जुड़ी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने फैसले किसी दबाव या धमकी के आधार पर नहीं लेता। रणधीर जायसवाल ने ये भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा जैसे अहम मुद्दे पर भारत की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। देश के 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत को सस्ती, सुरक्षित और
भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। भारत वैश्विक बाजार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय हालात और घरेलू जरूरतों को देखकर अपनी रणनीति तय करता है। किसी एक देश की इच्छा या दबाव भारत की नीति को तय नहीं करता। इसी बीच अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक के बयान ने विवाद को और हवा दे दी। उन्होंने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। ये बयान सामने आते ही भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये दावा तथ्यहीन है। साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है, यानी संवाद और संपर्क की कोई कमी नहीं रही। अब यहाँ सवाल और गहरे हो जाते हैं। अगर बातचीत भी हुई, दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत बताए जाते हैं, तो आखिर ट्रेड डील क्यों अटक गई? क्या अमेरिका की शर्तें भारत के राष्ट्र हितों से मेल नहीं खा रही थी? क्या टैरिफ की धमकी देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी? या फिर ये सब अमेरिकी घरेलू राजनीति का हिस्सा है, जहां सख्त बयान देकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है? सोलापुर की चुनावी सभा में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के बीच ये बयान सियासी माहौल में तहलका मचा गया। ओवैसी ने मंच से भारत के संविधान को सबसे बड़ी ताकत कहा और पाकिस्तान से तुलना करते हुए कहा कि भारत हर धर्म, समाज और वर्ग को बराबरी का हक देता है। इसके बाद ओवैसी ने अपने भाषण का रुख पूरी तरह आक्रामक कर लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। ये नफरत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ओवैसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, नफरत फैलाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मोहब्बत आम होगी तब लोगों को समझ आएगा कि कैसे कुछ ताकतों ने समाज के दिल और दिमाग में जहर भर दिया था। ओवैसी ने इसके बाद सीधे आम जनता के मुद्दों की बात की। उन्होंने सोलापुर में बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि आज पेट्रोल 104 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि अगर कोई पेट्रोल की कीमत पर सवाल उठाता है तो उसे बांग्लादेशी कह दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या महंगाई पर सवाल उठाना गुनाह हो गया है? ओवैसी ने कहा कि सोलापुर में रोजगार, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों को इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अपने भाषण में ओवैसी ने बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन तीनों की राजनीति का एक ही मकसद है, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाना और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। ओवैसी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, 15 तारीख को वोट देकर इन्हें साफ संदेश दीजिए कि आप उनकी साजिशों का शिकार नहीं बनेंगे। और वहीं देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। 2021 के ULC अर्बन लैंड सीलिंग घोटाले में सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फंसाने की कथित साजिश सामने आई है। ये खुलासा पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की जांच रिपोर्ट में हुआ, जिसमें बताया गया कि तत्कालीन DGP संजय पांडे ने अपने पद का इस्तेमाल करके फर्जी आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नया भूचाल आया है। राज्य से जुड़ा एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसने सत्ता, प्रशासन और राजनीति के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला 2021 के ULC यानी अर्बन लैंड सीलिंग घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फर्जी तरीके से फंसाने की कथित साजिश रची गई थी। इस साजिश का खुलासा राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की जांच रिपोर्ट में हुआ है, जो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक 5 दिन पहले महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को सौंपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन DGP संजय पांडे ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ठाणे के DCP लक्ष्मीकांत पाटिल और ACP सरदार पाटिल को निर्देश दिए थे कि 2016 के ULC मामले में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को आरोपी के तौर पर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन दोनों नेताओं पर बिल्डरों से अवैध वसूली के आरोप गढ़ने और गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया गया। इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय पुनामिया एक अहम कड़ी है, जिसने जांच एजेंसियों को एक ऑडियो क्लिप सौंपी है। इस कथित ऑडियो में संजय पांडे, लक्ष्मीकांत पाटिल और सरदार पाटिल के बीच फडणवीस और शिंदे को फंसाने की बातचीत सुनी जा सकती है। वहीं SIT जांच में ये भी सामने आया है कि 2016 में ठाणे नगर पुलिस थाने में दर्ज एक केस में 2017 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी। इसके बावजूद संजय पांडे के निर्देश पर दोबारा जांच के आदेश दिए गए, जिसे SIT ने संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
बता दें 5 मई से 21 मई 2021 के बीच एसीपी सरदार पाटिल की ओर से इस्तेमाल की गई सरकारी गाड़ी की लॉग बुक के पन्ने गायब पाए गए, जिसे सबूत मिटाने की कोशिश माना गया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान संजय पांडे ने यह भी सवाल किया था कि अब तक फडणवीस और शिंदे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इस पूरे मामले को विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने सदन में उठाया था, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी दोबारा जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठा चुका है। दरअसल यूएलसी यानी अर्बन लैंड सीलिंग घोटाला शहरी जमीन से जुड़ा एक बड़ा मामला है, जिसमें करीब 160 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। आरोप है कि कुछ अधिकारी और जमीन जमाखोर नियमों के दुरुपयोग से सरकार और जनता को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो निकाय चुनाव से पहले आया ये खुलासा महाराष्ट्र की राजनीति में नई उथल पुथल पैदा कर सकता है। अब एसआईटी की सिफारिशों के बाद पूर्व डीजीपी संजय पांडे समेत 3 अधिकारियों पर केस दर्ज करने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की सत्ता और प्रशासन के रिश्तों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल, कोर्ट के फैसले और जनता की प्रतिक्रिया इस केस की दिशा तय करेंगे। दिल्ली के पानी की समस्या बड़े बदलाव की ओर है। राजधानी की दशकों पुरानी 7000 किलोमीटर पाइपलाइनें बुरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे लीकेज, खराब गुणवत्ता और सप्लाई में लगातार दिक्कतें आती रही हैं। अब जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने घोषणा की है कि इन पाइपलाइन को पूरी तरह बदलकर 24/7 साफ पानी मुहैया कराया जाएगा, जिससे राजधानी में पानी की सप्लाई और गुणवत्ता दोनों सुधर जाएगी। दिल्ली का हर घर वाला पानी सिर्फ एक नल खोलने की बात नहीं, बल्कि ये समस्या और समाधान दोनों ही स्तर पर इतनी बड़ी तस्वीर बन चुकी है कि पूरे शहर की पाइपलाइन नेटवर्क को फिर से लिखना पड़ेगा। दिल्ली में दशकों पुरानी पानी की पाइपलाइनें बुरी तरह जर्जर हो चुकी हैं और इनसे पानी की खराब गुणवत्ता, लीकेज और सप्लाई की समस्याएं रोज रोज सामने आ रही हैं। अब राजधानी में एक ऐसे बदलाव और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। दिल्ली जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में घोषणा की है कि लगभग 7000 किलोमीटर पुरानी पानी की पाइपलाइनें बदल दी जाएंगी, ताकि 24/7 साफ पानी उपलब्ध कराना संभव हो सके और गंदा या दूषित पानी की समस्या का समाधान मिल सके। तो इसी गर्मी से पहले नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, जिनमें से 20 MGD पानी लगाकर वो हम, प्रद्युमन जी तैयार है ताली बजाने के लिए, तो उससे द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट को 20 MGD ज़्यादा पानी मिलेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में, मटियाला में, नजफगढ़ में, विकासपुरी में, आपके द्वारका में, बिजवासन में और आपके उत्तम नगर में, पालम में, ये सारे क्षेत्रों में उससे फायदा ये पुरानी पाइपलाइनें मुख्य रूप से 30 साल से अधिक उम्र वाली हैं, जिनके कारण लीकेज, मिलावट और पानी का बर्बादी 55% तक पहुंच रही है, जिससे घरों तक पानी की साफ आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस बड़े ओवरहाल का काम अगले 2-3 सालों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए और पूरे नेटवर्क सुधार में 7 से 8 वर्ष का समय लग सकता है। इसके लिए बड़े स्तर पर टेंडर जारी किए जाएंगे और सिटी व्यापी पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। ये परियोजना पाइपलाइन बदलने के काम के साथ पूरे दिल्ली के पानी के ढांचे का आधुनिकीकरण भी है, जिससे लीकेज और मिलावट कम हो, पेयजल की गुणवत्ता सुधरे और हर नागरिक तक सुरक्षित पानी पहुंचाना सुनिश्चित हो सके। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जर्जर नेटवर्क के कारण कई इलाकों में गंदा पानी मिलने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायतें भी आती रही हैं। अब ये बदलाव राजधानी के हर नागरिक के लिए पानी की आपूर्ति को पहले से अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और ताकतवर बनाने का संकेत है और आने वाले वर्षों में यही परियोजना जल संकट को कम करने में बड़ा योगदान दे सकती है। तो आज की बुलेटिन अपडेट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।